वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। हमने भी रिसेंटली देखा कि जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने बोला कि क्रिप्टो की कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, क्रिप्टो की कोई वैल्यू नहीं है, क्रिप्टो की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। और उन्होंने क्रिप्टो को जो ट्यूलिप मेनिया हुआ था पास्ट में, जो जब भी हम कोई हाइप आता है तो उसको ना जनरली मीडिया या लोग जो हैं उसको ट्यूलिप मेनिया से कंपेयर करते हैं। बिकॉज ट्यूलिप मेनिया जो है एक बहुत मेजर एक इवेंट हुआ था जिसके अंदर एक हाइप क्रिएट हुई थी कि ट्यूलिप के जो फूल हैं नेदरलैंड में उसको लेके। तो जब भी हम कोई हाइप को कंपेयर करते हैं तो उसको ट्यूलिप मेनिया से कंपेयर करते हैं, राइट। तो सो बेसिकली आरबीआई के गवर्नर का ये कहना था कि एक्चुअली में क्रिप्टो की कोई वैल्यू नहीं है। और उन्होंने कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स हैं इंडिया में जो क्रिप्टो के अंदर एंटर कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अवेयर करने की कोशिश करी है अपने स्टेटमेंट के थ्रू। इस वीडियो में हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो की वाकई में कोई वैल्यू है या नहीं है, और क्रिप्टो को हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे जो दूसरे मॉनिटरी एसेट्स हैं जैसे कि गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, और उनसे कंपेयर करके देखेंगे कि अगर हम देखें तो गोल्ड की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, प्रॉपर्टी की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, या और जो कमोडिटीज हैं उनकी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, उनकी क्या वैल्यू है। तो उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और उसको फिर कंपेयर करेंगे बिटकॉइन को और जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको एक तरीके से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार आए तो चैनल का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं, उनको बहुत ईजी तरीके से, सिंप्लीफाई तरीके से उन्हें ब्रेक डाउन करना ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आपको जब कोई चीज समझ में आती है, कोई अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती है, तो आप फिर कॉन्फिडेंटली उस स्पेस में एंटर करते हो और कॉन्फिडेंटली अपनी डिसीजन मेकिंग करते हो। और अगर डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंट है तो यू एंड अप मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, राइट। तो इसलिए क्रिप्टो नया है तो मैं समझता हूं कि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाना चाहिए, इसको और समझना चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है। अगर हम मॉनेटरी एसेट्स की बात करें, अगर वैसे ही बोले इंट्रिंसिक वैल्यू, सपोज करिए कि मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, अगर हम इस टर्म को अपने ऊपर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर इंडिविजुअल जो होता है वो यूनिक होता है दूसरे से, उसकी कुछ एक पर्टिकुलर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उसे यूनिक बनाती है। जैसे कहते हैं ना, एक घर में 3 भाई हो सकते हैं, 4 भाई भी हो सकते हैं, 2 भाई भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों भाई एक जैसे नहीं होते, राइट। तो एक क्लास के अंदर सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। हर बच्चे की एक अलग यूनिक प्रोपोजिशन है, हर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी यूनिक आदत है, उसकी यूनिक हैबिट्स है जो उसे यूनिक बनाती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर एक्चुअली में अगर आप इंसानों पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, और अगर हम इसको मॉनेटरी एसेट पे, अगर हम अलग अलग एसेट्स पे अगर इसको हम अप्लाई करना चाहें, तो अगर आप इसको गोल्ड पे अप्लाई करो, प्रॉपर्टी पे अप्लाई करो, शेयर्स पे अप्लाई करो, अलग अलग कमोडिटीज पे अप्लाई करोगे, तो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी एसेट की उसे यूनिक बनाती है दूसरे एसेट से, ठीक है। अगर मैं मेटल्स पे बात करूं तो गोल्ड जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से डिफरेंट बनाती है सिल्वर से, राइट। और सिल्वर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू से डिफरेंट बनाती है कॉपर से। कॉपर जो है वो डिफरेंट बनता है, डिफरेंट उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू से अलग करती है ब्रॉन्ज से, राइट। तो सिमिलरली ऐसे ही आप प्रॉपर्टीज में आ जाओ। प्रॉपर्टीज में भी जो साउथ बॉम्बे की प्रॉपर्टी है, राइट, उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उसे डिफरेंट बनाती है। मे बी वो सी फेसिंग है, मे बी वो एक्सेसिबल है, वर्ली लिंक के पास है, राइट, मे बी उसकी लोकेशन, राइट, तो मे बी वहां पे जो हवा चलती है, क्लीन एयर है, वो उसे यूनिक बनाती है, राइट। सिमिलरली कोई प्रॉपर्टी अगर कि शहर के किसी कोने में, वो वहां की जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो चीजें उसे यूनिक बनाती है, राइट। तो प्रॉपर्टी के अंदर भी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। कई बार जमीन एक ऐसी लोकेशन पे होती है जो उसे यूनिक बनाती है, उसकी प्रॉपर्टीज। जमीन, अब कहने को तो जमीन है, लेकिन नहीं, हर जमीन एक जैसी नहीं होती है। जमीन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो उसे यूनिक बनाती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इसको गोल्ड से शुरुआत करें, सबसे पहले हम गोल्ड को पकड़ते हैं कि गोल्ड वैल्यूएबल क्यों है। मतलब हम क्यों, अगर मैं ये बोलूं, आज मैं आपको बोलता हूं कि गोल्ड के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, आप गोल्ड को क्यों खरीदते हो, तो आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, गोल्ड तो बहुत वैल्यूएबल है। तो मैं कहूंगा क्यों वैल्यूएबल है, आपका कोई रीजन तो होगा ना गोल्ड को वैल्यूएबल समझने का। तो आप कहोगे गोल्ड वैल्यूएबल है, गोल्ड मतलब शाइनी मटेरियल है, उसका हमने इतने सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि गोल्ड को ज्वेलरी में उसको यूज किया जाता है। गोल्ड जो है वो परफेक्ट हेज है अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी। गोल्ड अपनी परचेजिंग वैल्यू को रिटेन रखता है। तो आप काफी सारी चीजें कहने की कोशिश करोगे,
चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं। आज पहली बार हम गोल्ड को बहुत बहुत क्लोजली समझेंगे। सबसे पहले गोल्ड वैल्यूएबल क्यों है? गोल्ड को क्या किसी इंसान ने बनाया? नहीं, हम सब जानते हैं कि गोल्ड जो है वो उसको इंसान ने नहीं बनाया, वो नेचर की एक देन है, राइट। किसी करोड़ों साल पहले जो हम सब जानते हैं कि जब ये ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, जब आपस में एटम्स टकरा रहे थे, तो उसके बाद गोल्ड जो है वो फॉर्म हुआ, राइट। तो गोल्ड को किसी आदमी ने फैक्ट्री में नहीं बनाया। गोल्ड जो है वो यूनिक नेचर की एक देन है, राइट। अब क्या गोल्ड को आप फैक्ट्री में बना सकते हो? गोल्ड को आप फैक्ट्री में नहीं बना सकते। अगर आप गोल्ड को फैक्ट्री में अगर इतनी आसानी से बनता, तो आज की डेट में हम जितनी एडवांस स्टेज में बैठे हैं, तो अभी तक किसी ना किसी फैक्ट्री से गोल्ड आ चुका होता। ऐसा नहीं है कि पास्ट में गोल्ड को फैक्ट्री में बनाने की कोशिश नहीं करी। बहुत तरीके की रिसर्च, बहुत मंथन हुए और बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट्स आज भी जारी हैं, राइट। लेकिन कोई भी अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा कामयाब नहीं हुआ है, और ये लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तब जाके ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि जहां पे आप ये प्रूव कर सको कि हाँ, गोल्ड को फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड यूनिक है, गोल्ड प्रकृति की देन है। और गोल्ड जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि गोल्ड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मेटल ऑन द प्लैनेट, राइट। और गोल्ड जो है उसको आप ज्वेलरी में भी यूज कर सकते हो, राइट। और गोल्ड के हमने सदियों पहले देखा कि गोल्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता रहा। और गोल्ड की सबसे खास बात है कि गोल्ड को आपका इंडस्ट्रियल यूजेज भी है। सैटेलाइट्स के अंदर जो कोटिंग होती है उसके अंदर भी गोल्ड यूज होता है। इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं। और गोल्ड के सबसे बड़े जो चीज़ है वो कहते हैं ना कि इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम जानते हैं, तो एक इमोशनल वैल्यू है बहुत बड़ी गोल्ड की। गोल्ड हार्डली कोई आदमी खरीदने के बाद बेचता है। गोल्ड को ज्यादातर लोग अक्यूमुलेट करते हैं और गोल्ड को ये समझते हैं कि गोल्ड जो है वो अपनी परचेजिंग वैल्यू को, परचेजिंग पावर को रिटेन रखता है। आपको गोल्ड आपकी जितनी भी अनसर्टेनिटी हो जाए फ्यूचर में, चाहे वो जितनी मर्जी वॉर्स हो जाए फ्यूचर में, कितनी लड़ाइयां हो जाए, न्यूक्लियर वॉर हो जाए, अगर आपके पास गोल्ड है तो लोगों को लगता है कि सबसे बुरे वक्त में भी अगर कोई काम आएगा तो वो गोल्ड काम आएगा। तो ये जो इमोशनल वैल्यू है उसकी, ये उसे यूनिक बनाती है। और सबसे बड़ी बात, गोल्ड को माइन करना क्या आसान है? हम सब जानते हैं कि गोल्ड जमीन के नीचे है, तो क्या गोल्ड को माइन करना आसान है? नहीं, गोल्ड को माइन करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको अगर 50-100 करोड़ रुपए भी दे दूं और आपको बोल दूं कि गोल्ड निकाल के लेके आओ, तो आप गोल्ड निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि गोल्ड जो है वो एक एक्सपर्टीज फील्ड है, एक्सपर्टीज का काम है गोल्ड। क्योंकि गोल्ड कितना है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी तक गोल्ड सिर्फ जमीन के ऊपर से निकाला जाता है। अभी हम समुद्र के नीचे नहीं गए। तो आप इमेजिन करो कि अभी हम जमीन के ऊपर है, तब उसको निकालना इतना मुश्किल। और गोल्ड जो है कैपिटल इंटेंसिव माइनिंग टेक्निक्स चाहिए। इसीलिए गोल्ड की जो ये स्केर्सिटी है, स्केर्सिटी उसे यूनिक बनाती है। हम सबको पता है कि जो गोल्ड की डिमांड के हिसाब से उसकी सप्लाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। मैं ये नहीं कहता कि गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, क्योंकि कोई नहीं जानता, क्योंकि हमें कहा जरूर जा रहा है। पिछले 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि गोल्ड लिमिटेड है, लेकिन हर साल एक नई सप्लाई आ जाती है। क्योंकि जब गोल्ड के साथ होता है कि गोल्ड की जैसे सप्लाई बढ़ती, डिमांड बढ़ती है, गोल्ड की पीछे से जो माइनर्स हैं वो सप्लाई बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, राइट। तो गोल्ड की क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड सप्लाई इन द सेंस कि उसकी सप्लाई इतनी तेजी से नहीं हो पाती, इसलिए गोल्ड जो है वो स्केर्स रहता है हमेशा। तो ये प्रॉपर्टीज उसे यूनिक बनाती है। अब ये जो इतनी सारी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई गोल्ड की, राइट, ये गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू है जो गोल्ड को यूनिक बनाती है। और ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इस वैल्यू की जो आप ये पैसे देते हो ना, जो आप ये पैसा देते हो गोल्ड को बाय करने का, मतलब ये जो बायर है, जो किसी भी वैल्यू पे, जो करंट वैल्यू पे गोल्ड को बाय करना चाहता है, एक्चुअली में वो गोल्ड के उस सिक्के को बाय नहीं कर रहा है, वो गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू को बाय कर रहा है। वो जानता है कि ये चीजें जो गोल्ड के ये इसे यूनिक बनाती है, इररिप्लेसेबल बनाती है। गोल्ड को लेके वो अपने आप को सिक्योर फील करेगा। ये जो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी है, ये खुशी देती है, देती नहीं देती? मतलब अगर कोई चीज मुझे सिक्योर करती है, जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी चलाने पे मुझे पता है मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है, मुझे पता है मेरी लाइफ इंश्योरेंस मेरे पास है, मुझे पता है मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, मुझे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रही है। इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है? होती है क्या? नहीं होती। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। देती है कि नहीं देती? तो आप ये कह सकते हो कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी की वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है
वो जो प्रॉमिस है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है ना। तो सिमिलरली जो गोल्ड है वो जो आपको उसकी प्रॉपर्टीज उसे यूनिक बनाती है, उसकी ओनरशिप आपको सिक्योरिटी देती है, आपको एक सिक्योरिटी, आपको फर्दर एक हैप्पीनेस देती है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, राइट। ये इंट्रिंसिक वैल्यू जिसके लिए आप पैसा देके गोल्ड को बाय करना चाहते हो, है ना। गोल्ड की ये यूनिक प्रॉपर्टी उसे यूनिक बनाती है जिसके आप पैसे देना चाहते हो। अब सिमिलरली अगर हम चले किसी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है, हम क्योंकि देखते हैं कि लोग बहुत सारे फ्लैट्स खरीदते हैं, जमीनें खरीदते हैं, तो अगर हम किसी जमीन को देखें तो जमीन क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में, एक इंडिया में या प्लैनेट अर्थ पे जमीन लिमिटेड है। हमारे ऐसा तो नहीं कि अर्थ 1.0 और अर्थ 2.0 या अर्थ 3.0, वो बात अलग है कि एलोन मस्क और ऐसे लोग मार्स पे जाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि जमीन हम जब कहीं लेते हैं तो हमें पता है कि एक लिमिटेड है। अगर साउथ बॉम्बे में या साउथ एक्स दिल्ली में या किसी शहर के किसी पर्टिकुलर एरिया में मुझे पता है कि अगर मैं जमीन ले लूंगा तो एक दिन जब यहाँ पे और एरिया डेवलप होगा तो जमीन की शॉर्टेज होगी, तो मेरी जमीन की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, राइट। तो वो जो जमीन है, राइट, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कि एक वो स्केर्स है, वो भी मतलब आपकी स्केर्स है, जमीन अनलिमिटेड नहीं है दुनिया में। तो आपको पता है कि यहाँ पे जमीन की जब डिमांड बढ़ेगी तो मेरे प्लॉट की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मेरे प्लॉट की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि जो आसपास जब डिमांड बढ़ेगी तो मेरा प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होगा। और प्लस मेरे लोकेशन जो है उस जमीन की या उस प्रॉपर्टी की या मेरा फ्लैट की लोकेशन वो सी फेसिंग है या रिवर फेसिंग है, राइट, तो वो दूसरे फ्लैट से उसे यूनिक बनाता है। तो हर प्रॉपर्टी की अपनी एक यूनिक बात होती है, हर लैंड की अपनी एक यूनिक बात होती है। कुछ प्रॉपर्टी महंगी होती है, कुछ प्रॉपर्टी सस्ती होती है। सस्ती और महंगी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उस प्रॉपर्टी की इंट्रिंसिक वैल्यू पे। क्लियर हो गया। और अल्टीमेटली प्रॉपर्टी करती क्या है? प्रॉपर्टी आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी ही तो देती है। जब आप कोई एसेट या प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, जो वो फील होता है, वो जो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी है, वो आपको हैप्पीनेस देती है। तो पीछे गोल्ड में भी हैप्पीनेस दे रही थी ना। प्रॉपर्टी आपको हैप्पीनेस दे रही है लास्ट में। उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसकी जो ओनरशिप है, वो आपको क्या दे रही है? खुशी दे रही है। खुशी क्यों दे रही है? खुशी इसलिए दे रही है कि अगर इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी आप उस मॉनेटरी एसेट को बेच के आप अपने जो उस समय में जो आपकी जरूरतें हैं उनको पूरा कर ले जाओगे। ये अपनी परचेजिंग वैल्यू को रिटेन रखेंगी। ये फ्यूचर में जब मुझे पैसे की जरूरत होगी तो मैं इन्हें बेच पाऊंगा, राइट। ये प्रॉपर्टीज जो हैं उन्हें यूनिक बनाती है। अब मैं आपको कहता हूं कि रास्ते में जो पड़ा पत्थर है उसकी भी तो इंट्रिंसिक वैल्यू, जाके ले लो, जाके पैसे लेके खरीद लो वो जो रास्ते में पड़ा पत्थर है। तो आप कहते हो पागल हो गए हो क्या, मैं रास्ते में पड़े पत्थर को क्यों खरीदूंगा? क्यों नहीं खरीदते? रास्ते में पड़े पत्थर को खरीद लो, 200 रुपए किलो में खरीद लो। आपको पता है आप इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो कॉमन है। रास्ते में पड़े पत्थर तो सब जगह मिलेंगे, उसे मैं क्यों बाय करूंगा? उसमें ऐसी क्या खास बात है? वो तो अनलिमिटेड है, अबंडेंट है, हर जगह अवेलेबल है, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो क्या रास्ते के पत्थर में कोई यूनिक बात है? कोई यूनिक बात नहीं है। लेकिन यही जो पत्थर है, ये काले रंग का पत्थर जब कोई खदान खोदने में कोयले के फॉर्म में निकलता है तो वैल्यूएबल है। क्यों? जलाने के काम आता है, भट्टी में काम आता है, इंडस्ट्री में काम आता है, फर्नेस में काम आता है, जलाने के काम आता है, एनर्जी निकलती है उसमें से। तो वो जो कोयला होता है वो वैल्यूएबल है, जो हीरा है वो वैल्यूएबल है, राइट। लेकिन हर रास्ते में पड़ा पत्थर वैल्यूएबल है? नहीं, क्योंकि हीरा उसको यूनिक बनाता है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कोयले की प्रॉपर्टीज उसे यूनिक बनाती हैं, सोने की प्रॉपर्टीज उसे यूनिक बनाती है। ये जो चीजें हैं ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्लियर हो गया। तो एक्चुअली में आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोली है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली है कि किसी भी चीज की वैल्यू जो है, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफाइन करती हैं। और उनका ये कहना है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। बस डिफरेंस यह है कि यहां पे उनकी समझ जो है वो लिमिटेड है। और मैं यहां पे अब आपको ये बताना चाहता हूं कि जो क्रिप्टो है, फॉर दैट मैटर, इनकी क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिप्टो को ना दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हम डिवाइड करते हैं बिटकॉइन में और एक हम डिवाइड करते हैं क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स में, राइट। जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं तो अब हम बिटकॉइन की बात करें। अगर बिटकॉइन ऐसे ही कोई मामूली सा कोई सॉफ्टवेयर का कोड होता, राइट, कोई मामूली सा डिजिटल कोई एप्लीकेशन होती,
तो हम ये कह सकते थे कि यार ऐसी तो 50 एप्लीकेशन है, इसका क्या फायदा, समझ में आता है। यार ऐसे तो सॉफ्टवेयर कोड 50 है, इसका क्या फायदा, इसमें क्या वैल्यू है, समझ में आता। एक्चुअली में जो बिटकॉइन की प्रॉपर्टीज हैं वो उसे यूनिक बनाती हैं, राइट। जैसे कि सपोज करिए कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो बिटकॉइन है, क्या उसका कोई क्रिएटर है, क्या कोई उसको सिंगल कोई उसका फाउंडर है, कोई सिंगल उसका ओनर है जो उसको चेंज कर सकता है, खत्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है? आपका जवाब होगा नहीं सर, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हमने ये ले ली है कि बिटकॉइन का कोई एक सिंगल फाउंडर या सिंगल ओनर या सिंगल कंपनी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, उसको हजारों लोग जो है वो मिलके उसको चलाते हैं, ऐसा उसको कम्युनिटी जो है वो मिलके चलाते हैं, राइट। और अपनी जो अपने जो कंप्यूटर की जो पावर है, जो रिसोर्स है, वो उस नेटवर्क को देते हैं, राइट, उस नेटवर्क पे शेयर करते हैं, राइट। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, राइट, ये उसे यूनिक बनाती है। उसका जो लेजर है वो इन हजारों लोगों के पास उसकी कॉपी स्टोर्ड है, दुनिया में हजारों लोग अलग अलग जगहों से उस कॉपी को रखे हुए हैं, ठीक है। कोई भी अगर एक लेजर के अंदर चेंज होता है तो रेड फ्लैग हो जाता है कि भैया ये चेंज कैसे हुआ। एक लेजर की एंट्री चेंज कर देने से पूरे सारे लेजर्स क्या चेंज हो जाते हैं? नहीं चेंज होते। एक लेजर के खत्म हो जाने से क्या पूरे लेजर खत्म हो जाते हैं? नहीं हो जाते। तो एक जगह सिंगल सर्वर पे क्या डेटा स्टोर है? नहीं स्टोर्ड है। क्या एक आदमी पर डिपेंडेंट है? नहीं है। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये उसे यूनिक बनाती है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, बिटकॉइन जो है उसका जो लेजर है वो इम्यूटेबल है, जो उसके अंदर जो डेटाबेस के अंदर जो एंट्रीज हैं, राइट, वो इम्यूटेबल है। जो उसकी ब्लॉकचेन है वो इम्यूटेबल है। क्या उसे आप जाके चेंज कर सकते हो उस लेजर की जो एंट्रीज है? नहीं। टेक्निकली आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कितनी 51% अटैक आपको करने के लिए आपको कितने हैश पावर जनरेट करनी पड़ेगी? क्या वो पॉसिबल है? नहीं। क्योंकि अगर आप वो कर भी लेते हो तो आप अल्टीमेटली ये पाओगे कि आपके लिए बिटकॉइन माइन करना जो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वाइबल है, रादर देन के बिटकॉइन के ऊपर एक अटैक करना, राइट। अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया, बट फ्यूचर में जैसे जैसे ये बिटकॉइन का नेटवर्क ग्रो करता चला जा रहा है वैसे वैसे उतना ही मुश्किल हो जाएगा बिटकॉइन के नेटवर्क को ऑल्टर करना या उसके अंदर कुछ चेंजेस करना या 51% अटैक करना। क्या ये प्रॉपर्टी उसे यूनिक बनाती है? यूनिक बनाती है। क्या बिटकॉइन थिन एयर में से पैदा हो रहा है? नहीं। बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने के लिए हैश पावर की जरूरत है। हैश पावर जो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से होता है। क्या दुनिया भर के में इतने बड़े जो माइनिंग प्लांट्स हैं, जो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं, कितने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस कर रही हैं, क्या वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है? बहुत ज्यादा। जैसे क्या गोल्ड को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक थी? हाँ, बहुत पैसा लगता है गोल्ड को माइन करने में। क्या बिटकॉइन को माइन करने में पैसा लगता है, एनर्जी लगती है? हाँ। ओके, तो इसका मतलब बिटकॉइन थिन एयर में से नहीं है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी से यूनिक बनाती। क्या किसी कारखाने में ये रेप्लिकेट हो जाएगा? नहीं। क्या इसकी कॉपी बन सकती है? हाँ। लेकिन क्या वो सक्सेसफुल होती है? जो हमने देख लिया बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन एसवी, बिटकॉइन कोर, बिटकॉइन गोल्ड, आज भी बिटकॉइन के जो फोर्क हैं जो वो कितने तरीके के बन चुके हैं, क्या लेकिन वो बिटकॉइन हो पाए? नहीं। क्या वो बिटकॉइन को थ्रेटन कर पाए? नहीं। 11,000 तरीके की ऑल्ट कॉइन्स हैं जो बिटकॉइन से इंस्पायर्ड है, बट क्या उन्होंने बिटकॉइन को खत्म कर दिया? नहीं, राइट। तो ये उसको बिटकॉइन को यूनिक बनाती है। अब एक बिटकॉइन एक तरीके से समझ लीजिए कि क्या जो एक डिजिटल गोल्ड होता, जो जैसे गोल्ड है या सिल्वर है, जो एसेट्स हैं उनको फिजिकली मूव करना कितना मुश्किल है ना। लेकिन आप सपोज करिए कि आपको गोल्ड की बड़ी बड़ी सिल्लियां अगर आप इंटरनेट के ऊपर, राइट, आप बिट्स के अंदर वो भेज सकते, एक सैटेलाइट के ऊपर भेज सकते, एक इंटरनेट के ऊपर भेज सकते, तो कितना बढ़िया हो जाता। तो एक तरीके से बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल गोल्ड है, उसका डिजिटल फॉर्म है जिसको आप इंटरनेट के ऊपर लाइटनिंग स्पीड से भेज सकते हो, राइट, और कहीं भी भेज सकते हो दुनिया में, और वो भी इंस्टेंट और बहुत कम पैसे में। तो ये उसे यूनिक बनाती है। हाँ, बिल्कुल यूनिक बनाती है, राइट। सेंसरशिप रेजिस्टेंट, क्या बिटकॉइन बंद हो सकता है? नहीं। चाइना ने उसकी माइनिंग बंद करके देखी और जहां 60% बिटकॉइन माइन होता था, क्या उसके बाद बिटकॉइन बंद हो गया? नहीं, पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट हो गया। माइनिंग प्लांट्स दोबारा से स्प्रेड आउट हो गए, हैश रेट जो है वो दोबारा से ऊपर आ गया जो लोअर हुआ था, राइट। तो क्या ये उसे यूनिक बनाती? हाँ। क्या बिटकॉइन बंद हो सकता है? नहीं।
वो एक देश में बंद होता है, दूसरे देश में मूव हो जाता है, उधर बंद होता है, उधर से उधर मूव हो जाता है। तो बिटकॉइन का नेटवर्क एजाइल है, राइट। और सबसे बड़ी बात जो बिटकॉइन को यूनिक बनाती है, क्या उसकी डिमांड बढ़ रही है? हाँ। कितनी बढ़ रही है? बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो क्या पीछे से सप्लाई बढ़ रही है? नहीं। क्या बढ़ेगी आगे? नहीं। क्या कभी भी बढ़ेगी? नहीं। बिटकॉइन का कोड इस तरीके से डिजाइन है कि जितनी मर्जी उसकी डिमांड बढ़ जाए, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। क्या किसी दुनिया में कोई ऐसी एसेट है जिसकी जितनी डिमांड बढ़ती है कि उसके पीछे से सप्लाई भी बढ़नी शुरू हो जाती है? क्या कोई ऐसी एसेट है जिसकी जिसकी जितनी डिमांड बढ़ रही है उसकी सप्लाई ना बढ़ती हो? बिटकॉइन के अलावा ऐसी कोई एसेट नहीं है। गोल्ड को कंपेयर करते हैं, सबसे क्लोजेस्ट गोल्ड है। अगर गोल्ड के साथ क्या होता है कि गोल्ड की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, राइट, उसकी जो सप्लाई है, जो माइनर है, वो उसको मोटिवेशन मिलती है कि वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को माइन करे और उसको मार्केट में जाके बेचे, क्योंकि उसको ज्यादा प्राइस मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए जो गोल्ड है उसकी जो सप्लाई है, एवरेज जो साल भर की आती है, वो 1 से 1.5% की सप्लाई आती है। लेकिन जैसे ही उसका प्राइस स्काई रॉकेट करने लगता है, पीछे से माइनर अपने और लेबर मशीनरी लेके जाता है और गोल्ड को ज्यादा माइन करने लगता है, क्योंकि उसे मोटिवेशन होती है कि वो ज्यादा गोल्ड माइन करेगा। अभी मार्केट में तेजी है तो ज्यादा माल बेचेगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे ही वो सप्लाई बढ़ाता है, मार्केट में गोल्ड का प्राइस कम हो जाता है। तो बिटकॉइन एक अकेला ऐसा एसेट है आज की डेट में जो उसे यूनिक बनाता है कि जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ रही है, बिटकॉइन लिमिटेड नंबर में है। एक 21 मिलियन बिटकॉइन जो है वो माइन होने हैं, जिसमें से 19 मिलियन के करीब ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। नंबर सारे के सारे एग्जैक्टली पता है कि कितना माइन होना है, कब माइन होना है और कौन सी तारीख तक माइन होना है। और कभी जब ये पूरा माइन हो जाएगा तो उसके बाद कभी भी बिटकॉइन नया माइन नहीं होगा। सॉफ्टवेयर जो डिजाइन इस तरीके से, कोड इस तरीके से डिजाइन है। और क्या कोड के अंदर चेंज हो सकता है? नहीं। क्या सिंगल आदमी चेंज कर सकता है? नहीं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये दिन प्रतिदिन लोगों को समझ में आ रही है। ये उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये उसको एट पार खड़ा कर देती है कमोडिटीज के। अब आप ये कह सकते हो कि बिटकॉइन जो है वो तो उसको आप शेयर से कंपेयर करके दिखाओ। आपने तो अभी गोल्ड से कंपेयर किया, प्रॉपर्टी से कंपेयर किया। शेयर्स की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होती है? किसी भी कंपनी की, रिलायंस की शेयर की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू? रिलायंस की शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है जो रिलायंस के पास एसेट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका, और रिलायंस की एज अ कंपनी उसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है फ्यूचर में, राइट। वो जो आपका रिलायंस की जो मैनेजरियल जो स्किल है, जो रिलायंस की मैनेजमेंट है, जो रिलायंस के अंदर मुकेश अंबानी है, जो रिलायंस की जो बैलेंस शीट है, ये सारी चीजें, जो उसकी जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर जो आपका विश्वास है, ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। उस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू उस मैनेजमेंट की स्किल पे डिपेंडेंट है। उस मैनेजमेंट की स्किल क्या चीज गवर्न करती है? प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फ्यूचर प्लान्स, ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट की जो स्किल्स है, उस पे आपके उस शेयर की वैल्यू डिपेंड करती है, उसके फ्यूचर पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। आप उस सक्सेस स्टोरी को बाय करना चाहते हो शेयर के फॉर्म में। तो क्या हर स्टॉक रिलायंस का शेयर होता है? नहीं होता। क्या हर शेयर जो है वो उसकी वैल्यू, हाँ है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, राइट। कम, जिसकी कम है उसके लिए इन्वेस्टर उतनी वैल्यू पे करना चाहता है, वैल्यू किसी की ज्यादा है उसके लिए वो ज्यादा पे करना चाहता है, बिकॉज वो सक्सेस स्टोरी में बिलीव कर रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर्स की भी है, राइट। तो इस बात को समझिए कि हर चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। बिटकॉइन की भी इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैंने आपको समझाई। अब आप कहोगे क्या इथेरियम की है? हाँ, इथेरियम भी एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। उसके ऊपर जिस तरीके से चीजें बिल्ड हो रही हैं, जिस तरीके से डीफाई बिल्ड हो रहा है, एनएफटी बिल्ड हो रहे हैं, डाओ बिल्ड हो रहा है, इथेरियम का जो डेटाबेस है, राइट, जो ब्लॉक साइज है, उसकी फाइट हो रही है कि मेरी ट्रांजैक्शन पहले प्रोसेस हो जाए, मेरी ट्रांजैक्शन पहले प्रोसेस हो जाए। वो जो फाइट है उसके लिए $4 बिलियन लोग ट्रांजैक्शन फीस में खर्च कर चुके हैं। फाइट है, लड़ाई है। तो जो बिटकॉइन के जो ब्लॉक जो इथेरियम का ब्लॉक साइज है, उसमें अपनी ट्रांजैक्शन को पहले पास कराने की जो लड़ाई है, तो क्या ब्लॉक साइज की इंट्रिंसिक वैल्यू है? हाँ है। इथेरियम की डिसेंट्रलाइजेशन की वैल्यू हाँ है। इथेरियम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर इतना बड़ा सिस्टम बन रहा है, डीफाई बन रहा है, सब चीजें बन रही है, क्या उसकी वैल्यू है? हाँ है ना। तो इथेरियम जो है वो जो वेब 3 का जो इंटरनेट है उसका बेस बनेगा, उसकी सेटलमेंट लेयर बनेगा,
जो फाइनेंशियल दुनिया बनेगी फ्यूचर की, उसकी सेटलमेंट लेयर इथेरियम का बनने का पोटेंशियल है। क्या है पोटेंशियल? हाँ है, वही उसकी वैल्यू देता है। ये चीजें उसको यूनिक बनाती है। अब क्या बाकी ऑल्ट कॉइन्स में वैल्यू है? वो मैटर ऑफ क्वेश्चन है। उसके लिए लोग जैसे बिटकॉइन को, इथेरियम को इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके जो मैनेजमेंट है, उसकी जो विजन है, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो के लिए जो टोकन बनाया है, वो उसको अलग अलग तरीके से लोग वैल्यू कर रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू तलाश करते हैं और उसकी वैल्यू पे कर रहे हैं। बट मैं यहां सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम की ही बात करूंगा, क्योंकि आई एम श्योर कि अगर आपने इंट्रिंसिक वैल्यू को समझ लिया तो ये फॉर्मूला हर एक मॉनेटरी एसेट पे ये लागू होता है। लेकिन कुछ जगहों पे वो चीजें नॉन वैल्यूएबल होती हैं, जैसे कि मैंने बोला कि रास्ते में पड़ा पत्थर क्या वैल्यूएबल है? रास्ते में पड़ा पत्थर वैल्यूएबल नहीं है। इसी तरीके से क्या हर मॉनेटरी एसेट या हर क्रिप्टो वैल्यूएबल है? नहीं है। वो आपका मैटर ऑफ रिसर्च है। लेकिन आप ब्रॉडली अगर ये बोलो कि जो ब्रॉडली जो फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, क्या उनमें वैल्यू है? डेफिनेट है, डेफिनेट है उनकी वैल्यू, उनकी इनोवेशन में वैल्यू है। क्या जो लेयर टूज हैं, जो मैटिक है, जो लेयर टू, क्या उसमें वैल्यू? है, क्योंकि वो जो बेस लेयर है, जो लेयर वन है, उसका स्केलेबल सोल्यूशन है। क्या बाकी लेयर टूज में वैल्यू है? क्या फ्यूचर में सारे वैल्यूएबल रहेंगे? नहीं। तो आप किस चीज की वैल्यू, आज आप बिटकॉइन की ज्यादा वैल्यू देने के लिए भी बिटकॉइन की रेडी हो ना, आज इथेरियम की ज्यादा वैल्यूएबल देने के लिए रेडी हो ना। वही अगर आज आपको डोज कॉइन या कोई और ऑल्ट कॉइन आपको बोले कि मेरा $3000 में आप मेरे को ले लो, तो क्या आप लोगे? नहीं। आप जो मार्केट के अंदर जो वैल्यू कैसे डिराइव होती है? डिमांड एंड सप्लाई से। कुछ लोग उस वैल्यू पे उस चीज को लेना चाहते हैं और कुछ लोग उस वैल्यू पे उसको बेचना चाहते हैं, राइट? सो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये हर एक मॉनेटरी एसेट की यूनिक है, डिफरेंट है, उसे यूनिक बनाती है। ट्रस्ट मी, मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत मजा आया। मैं मतलब आज आपको ये बता पाया हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ मैंने बिटकॉइन और इथेरियम की, क्रिप्टो की बात नहीं कर रहे, पर एक्चुअली में हमारे गवर्नर ने बहुत अच्छा टॉपिक ये छेड़ा और इस टॉपिक की वजह से मुझे मौका मिला कि मैंने आपको ये कंटेंट बना के दिया। ये कंटेंट आपको मतलब आई एम 110% श्योर आज आपको पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है। मैंने आपको ये भी बताया कि इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी मॉनेटरी एसेट की, किसी भी फाइनेंशियल एसेट की, आपको एट द एंड ऑफ द डे एक चीज प्रोवाइड करती है जिसका नाम है हैप्पीनेस। कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो है हैप्पीनेस। अल्टीमेटली सारी चीजें बॉइल डाउन होके खुशी पे आ जाती है ना। तो अगर आप कोई एसेट ले रहे हो, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ एक सुकून की, एक चैन की अगर नींद दे रही है अगर कोई चीज, आपने वो चैन, वो सुकून लेने के लिए जो वैल्यू दी, वो उस पर्टिकुलर चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है। पहले जमाने में लोग टेंजिबल चीज, गोल्ड की वैल्यू देने के लिए तैयार थे। आज डिजिटल एरा में इंटेंजिबल एसेट के लिए वो ये वैल्यू देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि टेंजिबिलिटी थी पहले, तो लोग गोल्ड को बाय करते थे, वहां पे दे यूज्ड टू फील सिक्योर। और सिमिलरली या एप्पल का स्टॉक लेते, अब आज की डेट में लोग ले रहे थे, जब अब गोल्ड से आए तो एप्पल का स्टॉक, माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक, फांग, अमेजॉन, टेस्ला के स्टॉक्स लेके वो दे वर बाइंग दोज इंट्रिंसिक वैल्यू। आज रिलायंस का स्टॉक। सिमिलरली अब इंटेंजिबल जो एसेट्स हैं उसकी मार्केट है, उसमें लोग देख रहे हैं कि अब इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो फ्यूचर है, और वहां पे वो सिमिलर एक्सपीरियंस तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें वो एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो सिक्योरिटी मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में बताया। आई होप को आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दबा के नीचे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप जिससे भी ये वीडियो शेयर करेंगे वो आपको एक्चुअल में थैंक यू बोलेगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बने रहें बिटनिंग के साथ। बिटनिंग लाइफ में, जिंदगी में जब आप दूसरी इनिंग शुरू करेंगे तो आप डेफिनेटली बिटनिंग को हमेशा याद रखेंगे। सो विद दिस थॉट, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।